कुमारी शर्मा मैम, जो हमें अपना आशीर्वचन प्रदान कर हमें कार्यक्रम की अनुमति समय समय प्रदान करती रहती हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ, जो हमें इस तरह के कार्यक्रमों को करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं तथा हम सभी को मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं इसी कड़ी में आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सर कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, तो मैं राजू सर का भी स्वागत करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय नागेश पांडे सर का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं, जो सर अपनी इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और अपनी जो भी जरूरतें हैं उसको भी पूरा करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सहकर्मी श्री भारत भूषण जी, जो स्पेशल एजुकेटर सीआरसी लखनऊ में कार्यरत हैं। मैं आज का जो विषय है डिवेंट बिहेवियर एमॉन्ग चिल्ड्रन एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी, जो आज का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय को हमारे बीच में डॉक्टर मीनाती रानी महापात्रा, जो वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर सीआरसी बालांगीर उड़ीसा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इससे पहले वह अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में SRSS प्राचार्य के पद पर और साथ ही साथ एचओडी के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। मैडम का जो है 29 अंतर्राष्ट्रीय और 6 राष्ट्रीय सम्मेलनों में उन्होंने शोध पत्र भी प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आज हमारे बीच में जो विषय लेकर जो है मैम प्रस्तुत हो रही हैं, उससे हम लोगों को बहुत सारे ज्ञानवर्धन और बहुत सारी जानकारियां अपनी CWSN बच्चों के लिए मिलेगा। मैं आज ज़्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ को आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे जो वक्ता, मतलब प्रखर वक्ता के रूप में हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए मैं श्री आदरणीय राजू सर से स्वागत करना चाहता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में जो वक्ता हैं उनका थैंक यू उदय प्रताप जी, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि अभी आप सभी को ज्ञात है, सीआरसी लखनऊ समय समय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम करता रहता है। तो उसी क्रम में आज ऑनलाइन प्रोग्राम हमारा जो वेबिनार है उसका सब्जेक्ट है डिविएंट बिहेवियर्स अमंग चिल्ड्रन एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटजी, जो कि अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बिहेवियर जैसे ही नाम आता है ना, बिहेवियर्स, हम लोग सोचते हैं अरे जो भी थेरेपिस्ट है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, ओहो बिहेवियर है, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजो या बिहेवियर मॉडिफिकेशन के पास भेजो, जो भी ट्रेंड प्रोफेशनल है उनके पास भेजो। बट आज का ये जो सब्जेक्ट है, हमारी जो रिसोर्स पर्सन है आज की, डॉक्टर मीनाती रानी महापात्रा, ये आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। जैसा कि उदय जी ने बताया कि मैडम का अनुभव ऑलमोस्ट 20 इयर्स है। एंड मैं थोड़ा उसमें ऐड करना चाहूंगा, जो मेरे को उनका प्रोफाइल जितना मैं समझ पाया हूं और जानता हूं, कि मैडम अभी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन सीआरसी बालांगीर उड़ीसा में कार्यरत है। इसके पहले मैडम एज ए एसोसिएट प्रोफेसर लगभग different university में as associate professor, assistant professor. She was a HOD and the principals for almost 10 years in different organization. So she has almost 20 years of vast experience. Not only that, उसके बावजूद मैडम का I think 30+ publications है, edited books है, and she have many more academic scholars on her feather also. So I think today आज का जो ये वेबिनार होगा, जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वो जिस तरह से आज हमें बताने जा रहे हैं, नॉट ओनली मी, इट्स टू ऑल द हमारे जो श्रोतागण है, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको जो आज का जो हमारा टॉपिक है डिविएंट बिहेवियर्स अमंग चिल्ड्रन, जो कि अपने आप में चैलेंजिंग है, उसके बारे में आज मैडम हमसे बात करेंगी। और सॉरी टू से शी इज ऑल्सो फॉर्मर हेड एंड एसोसिएट प्रोफेसर
जैसा कि मैं बात कर रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, अरुणाचल यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टडीज, नामासई, अरुणाचल प्रदेश. She is also a former head and principal, School of Rehabilitation and Social Science, under the North Odisha University, Government of Odisha. She was also former chairperson on the Board of Studies for Special Education. Again, this is the Government of Odisha. And she is a former member of BOS for Special Education, that is Board of Studies, Ravindra Bharati University, the University of Calcutta, and Arunachal University of Studies. She is having, I think, 2 doctorate, at present she is also doing the doctorate of literature, DLit. So I welcome Dr. Minati Madam on this platform to offer her expertise. Thank you. Resources. So Madam is here, I can see her, and I also can listen her. So I welcome you, Madam, in behalf of Ministry, behalf of Director, and all the staff officials and staffs of CRC, as well as from the participants. So you are most welcome. Thank you, Madam. Thank you. Thank you, Rajiv sir. Thank you, Ramesh Pandisha, and thank you, Bharat Bhushan sir, and all the program coordinators. And today I got instruction that I have to speak something like I have to speak in Hindi also, because lots of people are. It should be, Yes, for yes. dual language, I will say, because Uttar Pradesh. Okay. It's a typical Hindi speaker with dialect of Sir. Magdi as Abdi. So yeah, so if possible. No problem, sir. I will manage. No problem. Yeah. Thank you. Actually, I am not that much confident in Hindi, but I can speak Hindi properly. You people can understand me, and that much I can assure. Okay. सबको मेरा नमस्ते. आज जो टॉपिक मैंने लिया है उसको पीपीटी प्रेजेंटेशन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि डेफिएंट बिहेवियर एक टॉपिक जो हमारे सामने आज आया है. डेफिएंट मतलब क्या है? मतलब समथिंग डेविएंट, समथिंग नॉट नॉर्मल. ओके, इन दिस वे वी कैन से. तो क्या होता है ना, बच्चे का बिहेवियर जो होता है वो हम घर में जब बच्चा आता है या फिर हम स्कूल में टीचर होते हैं तो वो टाइम में पहले जो हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, आज ए टीचर हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हाँ ये बच्चा बहुत ही शांत टाइप का है, ये बच्चा बहुत ही गुस्सा करता है, ये बच्चा का बिहेवियर ठीक नहीं है, जब भी देखो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन क्लास में क्रिएट करता रहता है. तो हम सारे बच्चे को कैटेगराइज करते हैं. एज ए टीचर हम जो अच्छे बच्चे होते हैं, मतलब जिसका बिहेवियर अच्छा होता है, हम उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं. लेकिन जिन लोगों का डेविएंट बिहेवियर होता है, मतलब बिहेवियर में थोड़ा सा अनयूजुअल हम मार्क करते हैं, उनको हम अवॉइड कर जाते हैं, है कि नहीं. घर में क्या होता है, माँ बाबा जब देखते हैं कि बच्चा छोटा सा कोई इरेजर कोई पेंसिल घर स्कूल से चुरा के लाया है, माँ बोलते हैं चलो एक तो ये क्या, ये किससे ले आया, पूछते हैं, अच्छा ठीक है वापस दे देना, कल टीचर को दे देना अगर तुमको क्लास में मिला, ये बताने के बजाय चलो ठीक है वो कोई बात नहीं, छोटा सा 2 रुपए का 5 रुपए का इरेजर है, इट्स ओके, बल्कि हम अवॉइड कर जाते हैं. मतलब जो छोटे छोटे डेविएंट बिहेवियर हम बच्चे में प्राइमरी स्टेज में देखते हैं, उसको हम जानते हुए ना जानते हुए अवेयरनेस की कमी की वजह से हम उसको अवॉइड कर जाते हैं. और यही डेविएंट बिहेवियर धीरे धीरे मैच्योर होके बच्चे के ब्लड में ही रह जाता है. और ये जब एडोलेसेंट पीरियड में सेम काइंड ऑफ बिहेवियर दिखाता है, तभी हम पेरेंट कंसर्न होते हैं, हम टीचर कंसर्न होते हैं, यस ये बच्चा बहुत ही डेविएंट बिहेवियर कर रहा है, ये इसका बिहेवियर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसको अभी काउंसलिंग की जरूरत है, इसको काउंसलर के पास भेजो या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास भेजो, इसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है. लेकिन जो हम कर सकते थे एज ए टीचर, प्राइमरी स्कूल का हम टीचर हैं, जो हम प्राइमरी लेवल में कर सकते थे एज ए पेरेंट, पहला टाइम में बच्चा जब स्टैंडर्ड 1, 2 LKG UKG में पढ़ रहा था, जो वो टाइम में कर सकते थे वो नहीं किए हम. लेकिन अभी हम काउंसलर के पास जाने के लिए सोच रहे हैं. तभी हम नहीं सोच पाए
कि बच्चे का ये छोटा छोटा जो डेविएट बिहेवियर दिखा रहा है ये आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है, ये हमारा अवेयरनेस के कमी की वजह से होता है। इसीलिए आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द पेरेंट्स, नॉट ओनली नॉर्मल पेरेंट्स as well as disabled children's parents and the professionals involved in the field of special education and as well as in the field of any other area or any counseling or any psychology area. I just want to dedicate to all. Let me share the PPT and then only we will discuss one by one. Is it visible? Is it visible? Hello? Yes, madam, it is visible. Okay. See, in first slide, I just wrote one phrase, that is, prevention is better than cure. Okay, and today our topic is, yes, deviant behaviors among children and intervention strategy. That means we have to control, we have to modify the deviant behaviors among our children from the beginning, from the childhood stage. We should not wait. We need not to wait up to adolescent period to modify or to rectify or to control the deviant behavior among children. And now come to the introductory part. Yes. Deviant behavior defined as action that violate social norms. What are the social norms we are following? Yes, something that means the behavior which are socially approved. That is called that behavior follow the social norms. Social rules in the sense, घर में कोई आते हैं हम उनको प्रणाम करते हैं, घर में कोई आते हैं हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं, हम बाहर किसी को हमारे नियर डियर पर्सन को देखते हैं मार्केट में, हम सोशल स्माइल देते हैं और हम टाइम टू टाइम जो एक्टिविटीज दिखाते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ कुछ जो बिहेवियर दिखाते हैं वो सोशली अप्रूव्ड होना चाहिए। हम अपने सीनियर्स के साथ या फिर हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं उनको कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, दैट मीन्स जो बिहेवियर हमारे सोशली अप्रूव्ड है, सब खुश होते हैं कि बच्चा का ये बिहेवियर बहुत सुंदर है, बच्चा का चाल चलन जो पर्सनालिटी ऑल ओवर पर्सनालिटी है ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। यही जो एक कमेंट आउटसाइडर से और हमारे सोसाइटी से आता है, all those activities are called social behaviors. That means that those are the normal or socially approved behaviors. Okay, and which may include both may social rules or more formal social expectations and love. That means जब एक बच्चा 1 साल का 2 साल का होता है, वो 1 साल का बच्चा होता है और घर में कोई गेस्ट रहते हैं, अगर बच्चा नमस्ते नहीं करता है, पैर नहीं छूता है, तो हम कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि ये एज अप्रोप्रिएट नहीं है नमस्ते करना। बच्चा पहले वो नमस्ते का कंसेप्ट समझ जाए, उसके बाद पेरेंट्स को देख के पेरेंट्स जिसको नमस्ते करते हैं उसको नमस्ते करते हैं। तब मैंने ये जो बच्चा 2-3 साल का हो जाने से हम उसको बोलते हैं कि हम घर में अंकल आए हैं, आंटी आए हैं, नमस्ते करो, तो बच्चा नमस्ते करता है। तो ये सोशल रूल्स होता है, सोशल रूल लॉज होता है जो हमको फॉलो करना पड़ता है। तब मैंने जो सोशल बिहेवियर होता है वो एज अप्रोप्रिएट होता है। अगर कोई अर्ली चाइल्डहुड लेट चाइल्डहुड का बच्चा
या फिर एडोलेसेंट पीरियड का बच्चा घर में गेस्ट आने से उनको नमस्ते नहीं बोलता है, हेलो नहीं बोलता है, ग्रीट नहीं करता है, तो ये सोशल अप्रूव्ड बिहेवियर नहीं है, ये सोशल लॉज को फॉलो नहीं करता है. दैट मीन्स सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑन द अदर हैंड refers to the actions that are generally viewed as being appropriate to engage in when in the presence of others. तो मैंने हमारे सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग में हम जो बिहेवियर करते हैं, अगर जो पीपल वहाँ पे अवेलेबल है उनसे अगर एक्सेप्टेबल है तो वो बिहेवियर को हम नॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं. डेविएट बिहेवियर जस्ट रिवर्स, जो बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, हमारे सोसाइटी के पीपल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बिहेवियर को हम डेविएंट बिहेवियर कहेंगे. इसका कॉज क्या होता है? मेनली क्या होता है ना, जब बच्चा कभी ज्यादा गुस्सा करता है, बच्चा कभी घर में चिड़चिड़ा होता है, अकेला रहना पसंद करता है, अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी जो नॉर्मल नहीं होता है, नेचुरल नहीं लग रहा है, अगर बच्चा ऐसा बिहेवियर करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है. तो वो जो कॉज होता है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज psychological explanation, second thing is biological explanation, and third thing is sociological explanation. Let's come first, that is first one is psychological explanation. Psychologically क्या होता है? Psychological theories of deviant behavior come from a variety of perspectives. The psychoanalytic approach, all people have repressed unconscious urges that lead to social deviance. क्या होता है? एक जो हमारा सेक्सुअल ड्राइव होता है वो उसको लिबिडो बोलते हैं. लिबिडो क्या होता है? as per on the psychologist Sigmund Freud defined that in psychoanalytic theory, he told that there is a sexual drive in our body that is called libido, and this libido present in our lip from the beginning or in newborn baby. That newborn baby getting satisfaction when the baby sucking milk from mother's breast or from bottle, feeding bottle. Okay, and in middle age, that means in middle stage, that means in late childhood stage and early childhood stage, this libido present in our mouth and the child enjoying food and getting satisfaction. Okay, and in maturity stage, in adolescent onwards, that is present in our sex organ. Okay, this sex drive always present in our body and in different parts. Okay, up to this clear? And when this libido not getting satisfied during early childhood stage or late childhood stage or adolescent period or adulthood period, the person showing deviant behavior. Okay, but means the person showing aggressive behavior, getting angry every time, and such kind of activities, those activities are not approved in our society. The person is behaving such kind of behaviors. Okay, and now come to the learning theories. घर में क्या होता है? शाम होता है, पापा घर में आते हैं, छोटा सा बियर का बॉटल लाए हैं और पापा बैठ के पी रहे हैं. ठीक है, बच्चा डेली देख रहा है कि पापा पी रहे हैं, शराब मतलब बियर पी रहे हैं, डेली हो या वीकली हो या कुछ भी हो, लेकिन घर में पी रहे हैं. ठीक है, तो बच्चा जब घर में पैदा हुआ, बच्चा देखता है कि डेली पापा पी रहे हैं. द चाइल्ड एक्सेप्ट द एक्टिविटी ऑफ हिज फादर. That is the deviant behavior the person showing in the home, but the child think that this is the behavior is a normal one because my father is doing every day. The child following this thing, and after getting maturity, the child following same activity, and the child don't know that is a deviant behavior. This is one example. Like learning theory explain that on the other hand might suggest that these behaviors are learned by watching others engage in deviant behaviors.
तमने फैमिली में अगर और कोई पर्सन डेविएंट बिहेवियर में एंगेज है, बच्चा उसको नॉर्मल बिहेवियर सोच के एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर एक्वायर कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और ये सीखने के बाद बच्चा जब शो करता है तभी पेरेंट बोलते हैं कि बच्चा इमेच्योर है, अभी एज नहीं हुआ है, अभी ड्रिंक करने लगा। आप तो बाहर ड्रिंक ना करके घर में आकर ड्रिंक करके बच्चे को ये शिक्षा दी कि बच्चा घर में मतलब पी सकते हैं, हम पी सकते हैं। अगर आप पी सकते हैं तो बच्चा क्यों नहीं पी सकता? बच्चे को क्या पता कि नहीं एडोलेसेंट पीरियड में ड्रिंक करना ठीक नहीं है और ये एडल्टहुड एज में करना ठीक है। पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि मैच्योरिटी एज में अगर ड्रिंक करते हैं तो वो सही है। तो इसी तरह क्या होता है, साइकोलॉजी में ये दो मेजर पॉइंट्स होता है जिसकी वजह से कोई बच्चा ये डेविएंट बिहेवियर शो कर सकता है या एक्वायर कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है। नाउ कम टू द बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। Biological explanations for deviance suggest that genetic influences play a significant role. हम लोग जानते हैं जो भी डेवलपमेंट बच्चे का होता है उसमें एनवायरनमेंट का एंड जेनेटिक का, जैसे कि हेरिडिटी का बहुत ही इम्पैक्ट होता है। अगर पेरेंट में ये डेविएंट बिहेवियर्स होता है, ये जेनेटिकली बच्चे में भी आता है। तो ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कहता है, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च हैज फाउंड दैट जीन्स प्लेज ए सिग्निफिकेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ substance use problem in children. Okay, and another thing, research suggests that between 40 to 60% of risk for developing an addiction is due to genetics. And another thing is genetics also has an effect on temperamental and overall personality of the human being. So these characteristics and traits may influence the likelihood that a person will engage in deviant behavior. तो मैंने यहाँ पे हम बोले कि बायोलॉजिकली जीन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। एंड यही जीन्स का प्रभाव से बच्चे में ये डेविएंट बिहेवियर सोसाइटी से एक्वायर ना करते हुए भी आ सकता है। नाउ कम टू दी सोशल एक्सप्लेनेशंस। On sociological explanation in Matron's theory, which suggests that there is a tension between a society's goal and the means that people have to reach those goals. Okay, as a result, people often turn to deviant behavior. तो मैंने क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का एक बहुत सीवियर अर्थ होता है कि वो रिच बने, सोसाइटी में अपना लेवल बनाए रखने के लिए, अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए रिच बनना बहुत जरूरी है। अगर रिच बनने के लिए कोई सही रास्ता वो अपना नहीं पा रहा है, सही रास्ता में वो जाने से पैसा जितना उसको चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करता है, फॉलो करता है नेगेटिव वे को। तब मैंने डेविएंट बिहेवियर डेवलप कर सकता है। तब मैंने सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए पर्सन डेविएंट बिहेवियर दिखाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और एक क्या होता है ना, हमारे सोसाइटी में कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रुप होते हैं, तो मैंने कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल जो ग्रुप होते हैं और कुछ पीपल होते हैं जो लो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में रहते हैं, और जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पर्सन है हमेशा उनके ऊपर ही कुछ ना कुछ प्रेशर देते रहते हैं। तो मैंने एक टॉर्चर सा होता है, और ये टॉर्चर सहते क्या होता है ना, एक आउटब्रस्ट होता है, टॉलरेट करने का कैपेबिलिटी चला जाता है, और बच्चा पर्सन जो है वो डेविएंट बिहेवियर दिखाने की कोशिश करता है, एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स हाईली सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जिसका होता है उनको एक डेविएंट बिहेवियर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑली यहाँ पे जो बोला जा रहा है, किसी भी हाल में किसी भी तरह हमारे अगर साइकोलॉजिकल अर्ज जो है वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, बायोलॉजिकल अर्ज जो है वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, या फिर सोशियोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस या जो होता है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो ह्यूमन बीइंग और बच्चे में ये डेविएंट बिहेवियर आ सकता है।
Now come to the point, that is what are the types of deviant behavior we can observe in a child or in human being. That is mainly two types. First one is informal deviant behavior. Informal deviant behavior tend to be considered socially unacceptable, but they do not violate laws. मैंने इनफॉर्मल डेविएंट बिहेवियर जो होता है वो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन हमारे जो सोशल लॉज होता है उसको वायलेट नहीं करता है। मैंने इनफॉर्मल डेविएंट बिहेवियर जो है वो ज्यादा सिवियर नहीं है, ये मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, गॉसिपिंग अबाउट पीपल बिहाइंड देयर बैक, शोइंग अप लेट फॉर वर्क, borrowing items and not returning to them, जैसे कि किसी के पीछे चुगली करना, डिस्कशन करना उनके पीछे, एंड हमेशा कोई ना कोई बहाना दिखा के काम में लेट जाना, और किसी से कोई सामान लाए, कुछ जरूरी चीज आप मांग के लाए, लेकिन उसको वापस देने में बहुत डिले कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो ये सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। टेलिंग इनअप्रोप्रिएट जोक्स एट वर्क, मैंने जो लैंग्वेज होता है उसमें कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, हम कुछ स्लैंग लैंग्वेज यूज कर लेते हैं या फिर जो एक्सेप्टेबल जोक नहीं होते हैं तो वो वैसा जोक हम बोलना शुरू करते हैं, तो ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लाइंग टू अदर्स, झूठ बोलते हैं, ठीक है। च्यूइंग विथ योर माउथ ओपन, क्या कुछ भी टबाको या फिर च्यूइंगम कुछ भी च्यू कर रहे हैं तो मुंह को खुला रख के च्यू कर रहे हैं, या फिर स्वेयरिंग इन पब्लिक, जैसे घूर के देखते हैं, और स्टेयरिंग इनअप्रोप्रिएटली, तो मैंने देखते हैं और मतलब जो देखते हैं लुकिंग जो हमारा होता है वो सोशली एक्सेप्टेड लुक नहीं होता है अगर, तो ये लॉज को ब्रेक नहीं करता है, लेकिन ये सारे जो बिहेवियर है सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, एंड नाउ कम टू द पॉइंट, फॉर्मल डेविएंट बिहेवियर। फॉर्मल डेविएंट बिहेवियर जो होता है वो बहुत ही सीवियर होता है। दिस बिहेवियर्स आर जनरली क्लासिफाइड एज criminal acts and are subject to punishment. Some of these behaviors may be seen as less serious, while others are considered the most deviant from the human behavior. These behaviors include domestic violence, rape, sexual harassment and stalking, murder, theft and robbery, assault, violence, bullying, fraud, एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। ये सारे जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सब लोग को हम डॉन बोलते हैं, या फिर ये सब लोग को हम ये सारे जो प्रैक्टिस में रहते हैं इन लोगों को एंटी सोशल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, हमेशा क्रिमिनल लेवल में वो लोग रहते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो बिहेवियर करते हैं हम इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। तो ये सारे जो बिहेवियर्स होता है ये बहुत ही सीरियस टाइप का बिहेवियर्स है, और इसके पीछे भी यही 3 कॉज जो मैंने बताया, बायोलॉजिकल कॉज, सोशल कॉज एंड सोसाइटल कॉज होता है। आप लोग देखे होंगे वास्तव का पिक्चर था संजय दत्त का, बहुत पुराना पिक्चर शायद है, आप लोग देखे होंगे। तो वो पिक्चर में वो एक अच्छा इंसान धीरे धीरे कैसे क्रिमिनल बन गया वो ही दिखाया गया है। बच्चा जानबूझ के क्रिमिनल नहीं बनता है, तो उसका सराउंडिंग, उसका जेनेटिक कंडीशन एंड उसका सोशल कंडीशन, या फिर उसका जो साइकोलॉजिकल माइंड सेट होता है, उसी ये सारे अगर प्रॉपरली सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसका अर्ज कंप्लीटली फुलफिल नहीं होता है, तो बच्चा जो है वो डेविएंट बिहेवियर दिखाना शुरू करता है। ओके, अभी हम जो इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आ रहे हैं, और बच्चे में क्या सिम्टम्स हम देखेंगे और कैसे हम उसको अवॉइड नहीं करेंगे। तब मैंने एज ए पेरेंट, यहाँ पे कोई स्पेशल काउंसलिंग का ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम एज ए टीचर और एज ए लेमैन, एज ए पेरेंट, how we can deal deviant behavior among children and how we can control their deviant behaviors and
channelize their deviant behavior into positive behavior. तामने we have to, as a teacher, as a parent, we have to modify our child's, our students deviant behavior into socially approved behavior, or we should control the deviant behavior among our students or among our kids. Okay, low mood, लैक ऑफ स्लीप, ये सारे सिम्टम्स होता है। बच्चा का मूड हमेशा चिड़चिड़ा काइंड का रहता है। मूड जो होता है ना, जॉली मूड में बच्चा रहना चाहिए, लेकिन बच्चा कभी जॉली मूड में नहीं रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ अलग सा थिंकिंग है, कुछ अलग सा आइडिया है, वो लो मूड बोलते हैं। लैक ऑफ स्लीप, बच्चा बहुत कम सोता है। लेस एपिटाइट, खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज ये खाने को पसंद कर रहा है, कल वो खाने को पसंद कर रहा है, कोई अच्छे से एपिटाइट नहीं है खाना खाने के लिए। तो एंड कंसंट्रेशन लैकिंग, ड्रास्टिक चेंजेस इन बिहेवियर और पर्सनालिटी। मैंने बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है इन क्लास में, या फिर कोई भी एक्टिविटी पेरेंट्स देते हैं या फिर स्कूल में टीचर देते हैं, बच्चे का कंसंट्रेशन पूरा नहीं होता है। तो मैंने एक टास्क अगर हम अवेलेबल करते हैं बच्चे को, तो वो कंप्लीट करने के लिए, खत्म करने तक उसका पेशेंस नहीं रहता है। एंड चेंजेस इन बिहेवियर और पर्सनैलिटी, था मैंने बच्चे का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, अगर इमीडिएट हम उसमें कोई चेंजेस मार्क कर रहे हैं, तो माने कोई ना कोई बायोलॉजिकल या फिर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल कॉजेस होगा जिसके वजह से बच्चा ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है। इजीली गेटिंग अनॉयड और नर्वस, बच्चा छोटी छोटी बात पे या फिर कोई ज्यादा लोग देखने से नर्वस हो जाता है, या फिर कोई भी सीरियस, कोई भी एक न्यू एक्टिविटी देने से वो नर्वस हो जाता है। ब्लेमिंग अदर्स, कोई भी एक छोटा काम होगा सबको ब्लेम करता रहेगा, खुद का जो गलती है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हैविंग डिफिकल्टी इन हैंडलिंग फ्रस्ट्रेशन, जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है, अगर एंगर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें कैपेसिटी नहीं होगा। फ्रीक्वेंट टेंट्रम्स एंड आउटबर्स्ट, क्या मैंने गुस्सा हुआ, जो भी हाथ में आया फेंका तोड़ा, कितना भी कॉस्टली सामान हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बच्चे गुस्सा करते हैं, पैर पीटते हैं, ये सब जेन्युइन है, ये थोड़ा कभी कभी करते हैं तो ठीक है। अगर ये जितने भी मैंने बिहेवियर बोल रही हूँ, अगर किसी भी बच्चे में 6, 7 या 10 से 10 एक्टिविटी एक बच्चे पे दिख रहा है, तब माने बच्चे में सीरियस डेविएंट बिहेवियर या फिर बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर डेवलप कर रहा है। 1-2 एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, और हर एक एक्टिविटी को बच्चा फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। कुछ ना कुछ जो एक्टिविटी होता है, 4-5 एक्टिविटी ऐसा है बच्चा डेली कर रहा है, तो ये अलार्मिंग कंडीशन होता है। अदरवाइज कभी बच्चा एक दिन गुस्से में आया, फिर भी जितना भी गुस्से में आने से भी बच्चा कॉस्टली सामान फेंक के तोड़ता नहीं है, वो अपने पैर पीटता है या छोटा मोटा कोई चीज फेंक देता है। लेकिन जो डेविएंट बिहेवियर जिसमें डेवलप हो रहा हो, उसको कोई भी गुस्सा जब होता है, टेम्पर टेंट्रम जब दिखाता है, उस टाइम में उसको कोई भी कंट्रोल ही नहीं रहता अपना क्या कर रहा है वो काम, उसके ऊपर उसको कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है। देन सोशल विड्रॉल एंड आइसोलेशन, कोई भी गैदरिंग में या फिर कोई भी छोटा पार्टी में, बर्थडे पार्टी या फिर कोई एनिवर्सरी पार्टी या मैरिज पार्टी, कोई भी पार्टी में जाना पसंद नहीं करता है, खुद को आइसोलेट करके रहता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। इंटेंस इन वरीज और फियर्स दैट इम्पेड डेली एक्टिविटीज, तब मैंने इंटेंशनली ही कोई चीज को डरना, जिससे डरने की जरूरत ही नहीं है वैसे एक्टिविटी दिखाना। हार्मिंग और थ्रेटनिंग टू हर्ट देमसेल्व्स और पीपल और पेट्स। ओके, तो बच्चा जो होता है ना, खुद को भी हर्ट करता है, खुद को नाखून से काट लेता है, या फिर कोई भी सामान से उसको खुद को हिट करता है, और सामने वाला जो होते हैं उनको भी हिट करता है। तो अगर ऐसा बिहेवियर हम बच्चे में देख रहे हैं, और कुछ बिहेवियर्स है हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी जो मैंने ऑलरेडी बताई हूँ,
एंड लाइंग स्टीलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नॉट डूइंग वेल इन स्कूल, स्किपिंग क्लासेस, घर से निकल जाता है, चला गया कहीं छुप गया, हो गया स्कूल का टाइम खत्म, घर में वापस। तो ये प्रॉब्लम जो होता है स्किपिंग क्लासेस एंड अर्ली स्मोकिंग, अर्ली ड्रिंकिंग, ड्रग यूज और सेक्सुअल एक्टिविटी दैट अगर अर्ली एज में स्टार्ट करता है, consistent hostility towards authority figures, and then fluctuations in weight and changes in appetite and neglecting personal hygiene and appearance. ओके ये जो बच्चा कैसा दिख रहा है, अपना हेयर स्टाइल अच्छा करने की कोशिश करना, खुद को फिट रखने के लिए कोशिश करना, ये सब अगर बच्चा नेग्लेक्ट कर रहा है, जितना मैंने एक्टिविटी आपको दोनों स्लाइड में बताया, तो ये सारे एक्टिविटी एक एक अपने आप में एक डेविएट बिहेवियर है। एंड बच्चे में प्राइमरी लेवल में या अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड स्टेज में अगर हम बच्चे में ये सारे एक्टिविटीज देख रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, तो इसको अवॉइड करना नहीं चाहिए। ओवरऑली मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगी कि घर में बच्चा आता है, जैसे मैंने बोला कि बच्चा एक इरेजर ले आया, एक पेंसिल का कटर ले आया, तो एक पेंसिल किसी का ले आया, तो हम उसको कुछ नहीं बोलते हैं, चलो ले आया है कहाँ से पता नहीं, अभी किसको देंगे, ये इरेजर लेके रखो अपने साथ, तो कोई दोस्त को हो सके तो दे देना या फिर अपने साथ रख ले, तो ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन हम उसको, उसके जो डेविएंट बिहेवियर है उसको एनकरेज कर रहे हैं। ये छोटी सी बात है, बच्चा छोटी छोटी बात में झूठ बोलता है, हम पेरेंट हैं, हम समझ पाते हैं कि बच्चा झूठ बोला है, लेकिन उसको कुछ नहीं बोलते हैं। अब अगर घर में कोई सामान तोड़ दिया है, मतलब पकड़ते पकड़ते हाथ से टूट गया है, बच्चा लेके उसको छुपा दिया है, प्लेट हो गया या फिर कोई डब्बा हो गया या फिर कोई सामान घर का छोटा मोटा है और वो टूट गया है, बच्चा देख रहा है कि मम्मी गाली देंगे, पापा गाली देंगे बोल के छुपा दिया है, हम देखते हैं, हमको पता है कि बच्चा ही किया है, लेकिन उसको हम बुलाते नहीं, कुछ बोलते नहीं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, चलो ये तो ग्लास एक तोड़ दिया है, क्या बोलेंगे बच्चे को, लेकिन हम गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे को बुला के बोलना चाहिए कि तुमने ये तोड़ा है, हाँ बोलो। वो फिर बार बार ना करेगा, तुमने ही तोड़ा है, अगर मैंने नहीं तोड़ा, घर में पापा नहीं तोड़ा, घर में और कोई है नहीं, तो मुझे पता है, मैं तुम्हारे मम्मी हूँ या पापा हूँ, मुझे पता है कि तुमने तोड़ा है, अभी हाँ बोलो कि तुमने तोड़ा है। बस बच्चे से वो एडमिट कराइए और बोले कि अगले टाइम अगर हैंडल कर रहे हो तो आप फाइबर का ग्लास या फिर स्टील का ग्लास लेके पानी पियो, ग्लास का ग्लास लेके पानी मत पियो, हाथ से गिरता है, टूटता है तो तुमको प्रॉब्लम, हार्म हो सकता है, पैर में वो कांच आ सकता है, ग्लास टूटने से कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पैर में वो ग्लास आ सकता है। तो उसका नेगेटिव पॉइंट्स हम उसको बताते हैं, अगर उसको एक बार बोलते हैं तो बच्चा समझता है, वो तो सेकंड टाइम ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। तो ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटी जो बच्चा घर में करते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं और कॉपी कंप्लीट करके नहीं लाए, होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाए और बैग में कॉपी है, टीचर को बताते हैं कि सर मैंने कॉपी को घर में भूल से छोड़ दिया, मैंने तो कंप्लीट कर दिया हूँ लेकिन घर में छोड़ दिया। अभी टीचर क्या हुआ, चलो कुछ नहीं बोले और हो गया, आज एक दिन एक्सक्यूज मिल गया तो टीचर कुछ एक्टिविटी नहीं लिए, कुछ एक्शन नहीं लिए, अभी दूसरे टाइम बच्चा सेम एक्टिविटी फॉलो करेगा, अभी तीसरे टाइम बच्चा सेम एक्टिविटी फॉलो करेगा, तो ये नेगेटिव बिहेवियर तो बच्चे में डेवलप होता गया। हम टीचर होकर कैसे कॉन्शियस नहीं होने से कैसे होगा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको बच्चे को कॉपी उसके बैग एक बार खोलिए और बोलिए कि निकालो सारे कॉपी अपना, देखते हैं तुम कॉपी लाए हो कि नहीं लाए। तो एक दिन बच्चा पकड़ा गया तो दूसरा टाइम ये गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। हम क्या करते हैं एज ए टीचर, हम क्या करते हैं, इतने बच्चे को कैसे डील करेंगे, इतने बच्चे को कैसे डील करेंगे बोल के हम बहुत सारे सिचुएशन को अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन अगर हम डील करना चाहें, एक्चुअली बच्चों के साथ ही इन्वॉल्व रहना चाहें, तो एक एक बच्चे का खामियां, एक एक बच्चे का प्रॉब्लम हम अपने ध्यान में रख सकते हैं।
बच्चे के साथ सारे काम, जो भी बच्चे का डेविएंट बिहेवियर्स होता है उसको लेवल वाइज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं या फिर हमारा अवेयरनेस नहीं है कि ये काइंड ऑफ बिहेवियर अगर हमारे स्टूडेंट्स में आ रहा है, बच्चे दिखा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे जो बिहेवियर है ये नॉर्मल बच्चे अकेले नहीं दिखाते हैं, ये सारे बिहेवियर हमारे डिजेबल बच्चे भी दिखाते हैं। कोई भी काइंड का डिजेबल हो, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई डिजेबिलिटी का बच्चा, स्पेसिफिक डिजेबिलिटी का बच्चा ये बिहेवियर दिखाते हैं, दूसरे डिजेबिलिटी के बच्चे नहीं दिखाते हैं। आज नॉर्मल बच्चे, डिजेबल बच्चे सभी में ये बिहेवियर अगर आता है तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, हमारे जो डिजेबल बच्चे होते हैं उनमें टेम्पर टैंट्रम, जो जैसे कि बहुत ही गुस्सा होना और सेक्सुअल बिहेवियर डेवलप करना, और ये सारे जो बिहेवियर है वो जल्दी आने के चांसेस होता है। नॉर्मल बच्चों में आता है, लेकिन डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनमें आने के चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि उनका जो डे टू डे लाइफ का सेटिस्फेक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है। तब मैंने अपने लाइफ को लेके खुद को वो एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। बच्चा अगर खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मेरा विजन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ब्रेल पढ़ के, अपना अबाकस पढ़ के, टेलर फ्रेम यूज करके, ओरिएंटेशन मोबिलिटी के लिए व्हाइट कैन यूज करके मैं अपना सर्वाइवल कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है। वो जो बच्चा एक्सेप्ट करेगा उसके लिए जो एनफोर्समेंट चाहिए वो हम टीचर्स को ही देना है। वो जो बच्चे को डेवलपमेंट करना है उसके पेरेंट्स को ही देना है। अगर प्रॉपर एनफोर्समेंट अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बच्चे को नहीं मिला और प्रॉपर असिस्टिव डिवाइस इन टाइम में नहीं मिला, तो बच्चे में ये सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव बिहेवियर्स डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होता है। तो इसीलिए एज ए स्पेशल एजुकेटर वी हैव टू फॉलो ऑल दिस, we should know all the deviant behaviors and we have to observe our students individually whether the child following such kind of or whether deviant behavior developed in our students or not, and accordingly we have to treat them. Okay, this is the main point, and these are the major symptoms we can observe from the beginning from the beginning of the life of our student, or from the beginning of our age of our child, and through which we have to control their deviant behavior. We should understand their cause of this kind of deviant behavior. If we find out the proper cause, then we have to compensate that particular cause. We have to fulfill that हम उसके जो वो लैकुना है, वो जो अपना ऑर्ज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको अगर कंपेंसेट करते हैं, उसको अगर मोरल सपोर्ट देते हैं, तो ये डेविएंट बिहेवियर जो है ये कंट्रोल हो जाएगा। मान लीजिए कि हम कोई भी आइडेंटिफाई हमारे बच्चे का नहीं कर पाए, हमारे स्टूडेंट को आज तक हमको इतना आइडिया नहीं था, हम अपने स्टूडेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अभी हमारा बच्चा एडोलेसेंट पीरियड में आ गया है, अभी किसी के बात सुनने की कंडीशन में नहीं है, ना टीचर्स का बात सुनता है, ना पेरेंट्स की बात सुनता है, ना किसी की भी बात सुनता है। तो बच्चा बहुत ही डेविएंट बिहेवियर शो करने लगा है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। तो ये हो गया हमारा प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, बच्चा का अगर ऐसा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं तो हमको कुछ पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि एज ए पेरेंट वी हैव टू फॉलो चाइल्ड रियरिंग पैटर्न। मैंने चाइल्ड रियरिंग पैटर्न, कोई बोलते हैं कि 4 टाइप्स का होता है, कोई बोलते हैं 5 टाइप्स का होता है। इन जनरली हम अगर एज ए लेमैन सोचेंगे तो कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ही नेग्लेक्टिंग टाइप का होते हैं, और कुछ पेरेंट्स होते हैं स्ट्रिक्ट भी होते हैं, साथ में थोड़ा लिबरल भी होते हैं, ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक है, जो स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं, यही
कोई भी गलती काम करने से पनिशमेंट मिलना है तो मिलना है, बच्चे के साइड का बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और जो नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स रहे हैं, बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बच्चे का क्या डेवलपमेंट होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ पता नहीं है। बच्चे को खाने को दे दिया, पढ़ाई के लिए स्कूल में एडमिशन करा दिया, काम खत्म। ऐसा पेरेंट्स जो होते हैं वो लोग का बच्चे क्या होता है, डेविएंट बिहेवियर ज्यादा शो करते हैं। और जो पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं, उनके बच्चे भी बहुत ही डिविएंट बिहेवियर दिखाते हैं। लेकिन जो पेरेंट लिबरल होते हैं, डेमोक्रेटिक टाइप के होते हैं, तो मैंने कुछ रूल रेगुलेशन फैमिली के लिए फॉलो किए हैं, सेट किए हैं, लेकिन बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं। चलो ये प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए तुमने ये प्रॉब्लम किया, तब हम कोई रूल फॉलो फिक्स किए हैं कि हमारे घर में बच्चे सब 7 बजे तक घर में वापस आ जाना चाहिए। बच्चा ट्रैफिक में फंस गया या फिर कोई फ्रेंड से बात कर रहा है, फंस गया है, लेट हो गया है, घर में 15 मिनट आधा घंटा लेट आया। जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं वो नहीं, तुमको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अभी 10 बार 15 बार या 20 बार या 50 बार उठक बैठक करना है, या जो भी पनिशमेंट फिक्स किया है वो करा के अंदर बुलाते हैं। और जो नेग्लेक्टिंग पेरेंट होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बाद छोड़िए। और अभी जो डेमोक्रेटिक पेरेंट होते हैं, बच्चे का पॉइंट सुनते हैं। चलो ये तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ इसीलिए लेट हुए हो, अच्छा ठीक है, अभी फर्दर तुम रूल फॉलो करोगे और देखोगे कि वहां से अगर ट्रैफिक जाम होता है तो उससे पहले थोड़ा 5 मिनट पहले वहां से निकलो, तो अपना टाइम मैनेज कर लेना। तो पेरेंट को सॉल्यूशन भी देते हैं और बच्चे का पॉइंट्स भी सुनते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, बच्चे का पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट रहता है। पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व रहने से बच्चे में डेविएंट बिहेवियर डेवलप करने से ही पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर रहते हैं। और बच्चे के लिए हमेशा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो पेरेंट्स के लिए है, ये हम टीचर के लिए भी, टीचर एज ए टीचर भी हम इसको फॉलो करना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स एंड अवेयरनेस ऑफ टीचर्स आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने इतने सारे सिम्टम्स आपको बताया, अगर ये सारे सिम्टम्स में से कोई 3-4 सिम्टम्स हम एक ही बच्चे में एट ए टाइम डेली रेगुलर बेसिस में फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब मैंने हम इसको चेंज करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल करने के लिए फैमिली लाइफ में, या फिर अगर हम रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर है या फिर कोई स्कूल में टीचर है, तो हेल्थी लाइफस्टाइल बच्चों में इनकलकेट करना चाहिए। तब मैंने डिफरेंट वैल्यूज होता है, मोरल वैल्यूज होता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज होता है। बच्चे में योगा और मेडिटेशन के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तब मैंने उसके लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट्स हम रखेंगे, कुछ ऐसा एक्टिविटी हम उसको साथ रखेंगे जिससे बच्चे का जो डेविएंट बिहेवियर है वो खुद नेचुरली कंट्रोल होता जाएगा। वो हमको कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करके उसको कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से बच्चे का जो इंटरनली साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है वो नॉर्मलाइज होता है। सोशल कंडीशन को बियर करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए उसमें कैपेसिटी डेवलप होता है। तो ये दोनों अगर कंट्रोल में रहते हैं, ये सारे थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग अगर नॉर्मल कंडीशन में रहता है, तो बच्चे में डेविएंट बिहेवियर आने के चांसेस कम हो जाता है। और अभी नाउ कम टू द पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। माने अकॉर्डिंग टू द एज, द नीड ऑफ द चाइल्ड, द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द चाइल्ड बिकम डिफरेंट। ओके, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का ये सारे रिक्वायरमेंट अलग होता है या फिर डेवलपमेंट अलग होता है। लेट चाइल्डहुड में अलग होता है, एडोलेसेंट पीरियड में अलग होता है, अगेन एडल्टहुड पीरियड में भी अलग होता है। तो हम बच्चे का जो मैच्योरिटी लेवल है, जो एज लेवल है, जो मेंटल एज है बच्चे का, उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रहा है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, टोटल उसका जो माइलस्टोन होता है उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, इफ वी अंडरस्टैंड द माइलस्टोन of child's development, then only we can recognize whether the child following certain kind of milestone or not. If there are any kind of deviant behavior visible in the child,
So we have to concern about the development of the child, and we have to control the deviant behavior of the child. Okay, all these are preventing measures we have to follow ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड स्टेज. मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ यहाँ पर फाइनली. तो क्या होता है ना, एक बच्चा है जो फ्रिक्वेंटली अपना डॉल्स तोड़ता है. जो भी आप प्ले इक्विपमेंट दे, एक भी ठीक से नहीं रखता है. सारे टॉल्स जो है फ्रिक्वेंटली तोड़ता रहता है. कभी एक बार दो बार तोड़ दिया ठीक है, ये अगर कॉन्स्टेंटली तोड़ रहा है तो बच्चे में वो जो क्रूएलिटी है वो डेवलप हो रहा है. बच्चा अपने डॉल को बहुत ही जोर से कोई भी स्टिक लेके या फिर कोई भी पेंसिल लेके या फिर कोई लॉन्ग स्टिक जैसा कोई मटेरियल लेके अपने हाथ से भी अपने डॉल को बहुत ही क्रूएलिटी से मार रहा है, बहुत ही गुस्सा होके मार रहा है. तो ये जो एक्टिविटी है इसको हम सिंपली नहीं ले सकते. ये एक अलार्मिंग कंडीशन है. कभी बच्चा ज्यादा गुस्सा में है, मैंने आपको पहले से ही बोल के रखी हूँ, जे अगर कोई भी डेविएंट बिहेवियर कभी एक बार दो बार बच्चे में आ रहा है तो ये कोई अलार्मिंग कंडीशन नहीं है. अगर फ्रिक्वेंटली बच्चा सेम काइंड ऑफ बिहेवियर दिखाता जा रहा है तो यही अलार्मिंग कंडीशन है. इसी को ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है. तो इसके लिए पेरेंट्स को, टीचर को कॉन्शियस रहना चाहिए. ये तो हो गया प्रिवेंशन. अभी क्योर की बात करते हैं. In societal level, deviant behaviors are often dealt with using deterrence and punishment. Okay, if we are trying to stop deviant behavior such as substance abuse and other such kind of deviant behaviors, finding support is essential. Taking to a mental health professional can help us to get the support, resource and tools. ओके, तमाने यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, कोई भी बच्चा अगर डेलिक्वेंट निकलता है, तमाने 18 साल से नीचे अगर कोई बच्चा ऐसा एक्टिविटी करता है, मर्डर करता है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है या गैंग रेप में एक्टिवली इन्वॉल्व रह रहा है, तो ये बच्चे जो है, बच्चे में डेविएंट बिहेवियर बचपन से शुरू हुआ है. लेकिन हम पेरेंट्स, हम टीचर्स कभी बच्चे में ये डेविएंट बिहेवियर को मार्क नहीं किए हैं या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्शियसनेस. हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं. ठीक है, और इसी के वजह से क्या हुआ है, अभी बच्चा जो है ये सच काइंड ऑफ डेविएंट बिहेवियर जो बहुत ही सीरियस माना जाता है वैसे बिहेवियर दिखा रहा है. ओके, एंड इसके लिए कोई रास्ता नहीं है. हम पनिशमेंट या फिर डराने की कोशिश करते हैं. ऐसा एक्टिविटी फिर से करोगे ना, मार खाओगे, जेल जाओगे और पनिशमेंट भी देते हैं. लेकिन एक्चुअली ये सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन क्या है, हम उसको अभी और कोई रास्ता नहीं है. हम साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर काउंसलर के पास, प्रोफेशनल काउंसलर्स जो होते हैं उनके पास लेके बच्चे को बिहेवियर थेरापी जो होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरापी, वो प्रोवाइड करा सकते हैं. और अगर जो प्रोफेशनल है, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किए एंड प्रॉपर रिसोर्सेस प्रोवाइड किए एंड प्रॉपर थेरापी प्रोवाइड किए तो बच्चे का क्योर हो सकता है. बच्चे का जो डिविएंट बिहेवियर बच्चा दिखा रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश बच्चा कर सकता है. अगर प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर उसको अवेलेबल हो या प्रोफेशनल थेरापिस्ट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरापिस्ट अवेलेबल हो तो बच्चा ये चेंजेस करने की कोशिश कर सकता है. जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि हम सीआरसी जो ऑल इंडिया में जो एनआईस है एंड सीआरसीज है, हम लोग ये किरण मेंटल हेल्थ का ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये 24/7 आवर्स के लिए हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं. और जैसे कि साइकोलॉजिस्ट एंड डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स हम लोग बच्चे को या फिर कोई भी नीडी पर्सन को जिसको मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर रिहैबिलिटेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर इलनेस, मेंटल इलनेस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम उसको डील करते हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो जैसे सभी लोग जानते हैं और हम लोग, आप लोग जो यहाँ हम लोग के साथ जुड़ते हैं, सभी लोग को ये आइडिया है किरण एडवेंचरस के बारे में और इसको अच्छे से सर्कुलेट करना है.
बच्चों में भी ये सर्कुलेट करना है। ये नंबर जो ये 180059990019 नंबर है, ये बच्चों में भी सर्कुलेट होना चाहिए, क्योंकि जो टीनेज बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। और ये टाइम में ना, ये एज में बच्चे अपना बात किसी के सामने रखने के लिए हिम्मत नहीं करते हैं। पेरेंट्स के सामने अगर कोई गलती कर दिया है तो भी बताने के लिए डरते हैं, और उसी के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग प्रोफेशनल्स अवेलेबल है। और कोई भी टाइम में आप लोग यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, सभी अपने स्टूडेंट्स को, अपने घर में जो बच्चे हैं या फिर रिलेटिव्स को ये नंबर आप शेयर कर सकते हैं, और हम लोग ऑप्टिमम लेवल तक सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैडम। आज इस विषय पर हम लोगों ने जो चर्चाएं की कि बिहेवियर मैनेजमेंट और इंटरवेंशन किस तरह से हम इस तरह के बच्चों को करते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम इस समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में। और साथ ही साथ मैं आदरणीय नागेश सर को आमंत्रित करना चाहता हूं कि मैडम का धन्यवाद स्वागत कर और कार्यक्रम को जो है हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद उदय सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम, आज के विषय को इतनी सहजता से और सभी प्रतिभागियों के समक्ष इतनी भावपूर्णता से आपने जो आज रखा है, निश्चित ही हम सभी के लिए आज का यह विषय ग्राह्यता बहुत ही सरल, बहुत ही सहज। बार बार चर्चा के क्रम में जब मैं आपके विषय सुनता था, आदरणीय मन्नती रानी महापात्रा मैम जो असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन सीआरसी बालांगीर में है और अपनी विशेषज्ञताओं के बृहदीकरण को रखती हैं, तो आज सुनने के पश्चात वे सभी शब्द अलंकरण में परिवर्तित हुए और यह सुनिश्चित हुआ कि एक विद्वत्ता का भाव कैसे सम्मिलित होता है, वो आपके शब्दों के द्वारा और आपके मानसिक शब्द चयन के द्वारा जो हम सभी के बीच में आया। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। हमारे बीच जितने प्रतिभागी हैं, अगर आदरणीय मैम की प्रस्तुति से संबंधित किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न आमंत्रित करूंगा, तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापन की तरफ चलूंगा। किसी प्रतिभागी का अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न सादर आमंत्रित है, आप रख सकते हैं। कोई प्रतिभागी जिसका कोई प्रश्न हो? मुझे लगता है कि हमारे किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अगली कड़ी की तरफ चलता हूँ, और अगली कड़ी है धन्यवाद ज्ञापन का। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पधारी आदरणीय मन्नती रानी महापात्रा मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन सीआरसी बालांगीर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मैम आप हमारे बीच आई और सीआरसी लखनऊ परिवार के इस बौद्धिक आयोजन का हिस्सा बन के हम सभी के बौद्धिक उन्नति में सहायक बनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस कार्यक्रम में परफॉर्मेंस के रूप में हमें मानसिक आर्थिक बचत प्रदान करने वाली आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका PDUNI PVD न्यू दिल्ली का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस कार्यक्रम के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच इंजीनियरिंग सीआरसी लखनऊ, कुमार भारत भूषण जी, स्पेशल एजुकेटर सीआरसी लखनऊ, उदय प्रताप सिंह जी, ECSC टीचर सीआरसी लखनऊ का। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हमें सुना और सीआरसी लखनऊ के बौद्धिक उत्सर्जन कार्यक्रमों का हिस्सा बने। उन सभी शिक्षक प्रशिक्षुओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद की कड़ी में
तकनीकी सहायक श्री सुमित कुमार गिरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सुखद समन्वय से हम इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर पाए और सभी के समक्ष विधिवत रूप में इस कार्यक्रम को रखने गए तो हम सभी सफल और साफल्यतम हो पाए। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी प्रतिभागी हमारे बीच जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आपके चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक पड़ चुका है, कृपया सभी लोग उसे भर दें, जिससे हम आपका सर्टिफिकेशन समय आप तक पहुंचा पाए। सभी को धन्यवाद। आदरणीय नीलम धमीजा मैम को सादर प्रणाम है और संपूर्ण सीआरसी टीम की तरफ से आदरणीय मैम को बारंबार प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मिन्नती रानी महापात्रा मैम को भी पुनः धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much.